मातृभाषा का आपने नाम सुना होगा, अच्छे से कक्षाओं में पढ़ा है मातृभाषा। मातृभाषा शब्द सुनकर हम सोचते हैं कि माँ ने जो भाषा सिखाई है वही मातृभाषा होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूँ। परिवार में जब एक बच्चा जन्म लेता है, अपनी माँ के आंचल में रहकर वो माँ शब्द सुनता है। एक बकरी का बच्चा मिमियाता है तो माँ शब्द बोलता है। तो प्रकृति जो है वो माँ से जुड़ी हुई है, तो माँ जो है वो सिखाती है। तत्पश्चात बालक का थोड़ा विकास होता है, वो घुटनों के बल चलने लगता है, तो वो अपने परिवार के सदस्यों से भी कुछ शब्द सीखता है। पहले वो अस्पष्ट उच्चारण करेगा, उसके बाद स्पष्टता धीरे आएगी, कुछ वाक्य बोलेगा। तो इसी के साथ जो मातृभाषा है वो अपने पूर्ण रूप में एक विद्यार्थी के सामने आती है। तो जब एक बालक अपनी माँ, अपने पारिवारिक सदस्यों से सीखता है, वो उस बालक की मातृभाषा होती है। मित्रों, एक पंजाब में रहने वाला परिवार जब परिवार में पंजाबी बोलता है तो वो उसकी मातृभाषा होती है, लेकिन एक पंजाब में रहने वाला हरियाणा का परिवार हरियाणवी बोलता है तो पंजाब में रहते हुए भी उसकी मातृभाषा हरियाणवी ही होगी। जब दक्षिण भारत में कोई हिंदी क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति जाता है और वहां पर हिंदी भाषा में ही अपने परिवार में बात करता है, व्यवहार करता है, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो वहां पर भी हिंदी भाषा उसकी मातृभाषा होगी। तो परिवार में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मातृभाषा है। ऐसे संस्कृत भी मातृभाषा हो सकती है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर संस्कृत में ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उनकी मातृभाषा संस्कृत हो जाती है। दूसरा रूप आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का नाम लेते ही पूरे देश का एक जो चित्र है वो हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है। तो पूरे राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, अपितु देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली, सुनी जाने वाली, लिखी जाने वाली और पढ़ी जाने वाली जो भाषा है वही राष्ट्रभाषा है। और राष्ट्रभाषा किसी भी देश के नागरिकों के साथ भावात्मक रूप में जुड़ी होती है। जब हिंदी में कोई भी व्यक्ति अपना वक्तव्य रखता है तो भारत के अधिकतम लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब उच्चारण करते हैं, मंच से बोलते हैं, तो उनके सामने जो जन बैठे होते हैं, उनके साथ साथ जो चैनल्स, विभिन्न चैनल्स पर जो उनकी वाणी को सुन रहे होते हैं, उनका भी जुड़ाव उनके साथ हो जाता है। तो हिंदी भाषा भारत की राष्ट्र भाषा है। ऐसे ही चीन में मंदारिन भाषा, जिसे चीनी भाषा कहा जाता है, वो चीनी भाषा नहीं है, वो मंदारिन भाषा है। अगर आपके परीक्षा में आ जाता है कि चीन की भाषा कौन सी है, या तो आप वहां पर मंदारिन भाषा लिखेंगे। चीनी भाषा, चीन की भाषा, चीनी, इस आधार पर रख दिया जाता है। मूल रूप से मंदारिन भाषा है वो। और जापान में आपको पता है, जापान तकनीक के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया है, तो उसकी जो राष्ट्र भाषा है वो जापानी है। जापानी में ही वहां पर सभी व्यवहार किए जाते हैं। वही उनकी कार्यालयी भाषा है, वही उनकी राजभाषा है, वही उनकी राष्ट्रभाषा है। तो हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए इस बात से। ऐसे ही फ्रांस की जो राष्ट्रभाषा है वो फ्रांसीसी है। तो इसी प्रकार विश्व में किसी भी देश में जो भाषा देश के अधिकतर लोगों के द्वारा सबसे पहले बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है, वही भाषा राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। तत्पश्चात बात आती है राजभाषा की। राजभाषा, राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। तो कार्यालयों में जब
राजकाज के जो काम है वो हिंदी में किए जाते हैं तो उस समय हम हिंदी को राजभाषा कह सकते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के बड़े प्रभावी कदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस दिन भाषा को, हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन विडंबना है कि आज हम पूरी तरह से उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो ये आपके सामने है स्थिति, और आपको तय करना है कि आप अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को कहां लेकर जाना चाहते हैं। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है, राजभाषा घोषित किया गया। पंजाब के बहुत से कार्यालयों में पंजाबी में काम होता है, तो जहां जिस कार्यालय में पंजाबी में काम होता है वहां उस स्थान विशेष की जो भाषा है वो राजभाषा, वो पंजाबी हो जाती है। अमेरिका में अंग्रेजी, अमेरिकन इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग होता है तो वहां की वो राजभाषा अंग्रेजी हो गई। ऐसे ही ब्रिटेन की जो राजभाषा वो अंग्रेजी हो गई। चीन की राजभाषा, वहां पर मंदारिन भाषा में काम होता है तो वहां की राजभाषा, राजकीय कार्यों की, वो मंदारिन भाषा हो गई। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, समझ लीजिए आप। राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वो राष्ट्रभाषा। और राजभाषा जो कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, जो दस्तावेज होते हैं कार्यालयों के, उनमें उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो राजभाषा। तो भारत में 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। जो 22 भाषाएं हैं, पुस्तकों में उसका पूरा विस्तार से आपको मिल जाएगा। पुस्तकें ही एक विद्यार्थी की सच्ची मित्र होती हैं, तो बिना स्वाध्याय के जो है वो हमें ज्ञान नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वाध्याय ही सबसे बड़ा अध्ययन है ज्ञानार्जन का। तो उसमें संस्कृत है, उसमें पंजाबी है, उसमें हिंदी भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं हैं, भारत की समस्त भाषाएं उसमें आती हैं। तो उसके बाद आता है संपर्क भाषा। संपर्क का अर्थ होता है जब हम किसी के पास जाकर अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, और जब व्यक्ति हमारे द्वारा कही गई बातों को समझ जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने उससे अपना संपर्क स्थापित कर लिया। सामान्य तौर पे आपको पता है कि कहा जाता है कि आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने का अर्थ है आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा। तो जैसे ही हम फोन पर बोलते हैं तो हेलो की आवाज आती है, तो हेलो का अर्थ वो समझ जाते हैं, कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं, सब कुशल मंगल है। तो हमारे जो भी विचार हैं वो हम बोलते हैं, और जो सामने वाला है उससे हम उसका प्रत्युत्तर लेते हैं। तो जब भाषा दो व्यक्तियों के बीच भावात्मक वैचारिक संबंध स्थापित कर लेती है तो वहां पर उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में संपर्क भाषा के रूप में कौन सी भाषा है बताइएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हिंदी भाषा भारत की पहली संपर्क भाषा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है केवल हिंदी ही भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अंग्रेजी भाषा भी संपर्क में का प्रयोग हम कर सकते हैं। दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति जब उत्तर भारत में आता है तो वो हिंदी का प्रयोग करता है। यदि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा अच्छे से आती है तो वो दोनों आपस में अंग्रेजी में अपना संवाद स्थापित करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वहां पर अंग्रेजी भाषा संपर्क भाषा हो जाती है। तो विश्व में हिंदी भी इसी पायदान पर पहुंचने वाली है। हिंदी प्रेमी जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आपको इस बात को लेकर बड़ा गर्व होगा। और हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में फिजी में बड़ा सम्मान पाए हुए हैं।
फिजी की राजभाषा है हिंदी। सूरीनाम, मॉरिशस जैसे देश है, वहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अकेले अमेरिका में 10 लाख लोग हिंदी समझ सकते हैं और कुछ उनमें से बोल भी सकते हैं। नेपाल में आपको पता है हिंदू राष्ट्र है, 80 लाख लोगों से ज़्यादा जो है हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो संपर्क भाषा, जब एक भिन्न भाषा बोलने वाला व्यक्ति दूसरे भिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्ति से मिलता है और जब वो किसी एक ऐसी भाषा का चुनाव करते हैं जो दोनों को आती है, वो उस भाषा में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो संपर्क स्थापित करते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है मानक भाषा। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, मानक भाषा जो मान ली गई है भाषाविदों, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा, एक भाषा का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वस्तुओं को सोचता है, देखता है, समझता है। लेकिन भाषा एक ऐसा विषय है जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तो भाषा का रूप यथावत बना रहे, इसके लिए व्याकरण तो हमारे पास है ही, लेकिन समय के साथ साथ जो है भाषा में कुछ बदलाव आ जाते हैं। इससे भाषा जो है वो अपना मूल रूप ना खो दे, इसलिए जो शिक्षाविद हैं वो मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा में वो अपने विचार प्रकट करते हैं। अब आपने शब्द लिखा होगा विद्या। विद्या में जो ये द है, इसको लेकर कुछ भ्रांतियां हमारे मन में रहती हैं। विद्या में द और य जो है वो मिलकर द बनता है। तो इसको लेकर कभी घ के रूप में, कभी ध के रूप में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए शिक्षाविदों ने निर्धारित किया कि क्यों न हम इस विद्या रूप को इस रूप में हम लिख दें, तो इस प्रकार की जो भ्रांति है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो इसे कहते हैं भाषा का मानक रूप। इसी प्रकार नई शब्द है, नई, इसको उच्चारण की दृष्टि से स्पष्ट बोला जाए स्वर के रूप में, व्यंजन का स्वर के रूप में प्रयोग करने पर उसका उच्चारण स्पष्ट हो जाता है। तो इससे हम इस रूप में लिखते हैं नई। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप पुस्तकें उठाकर देखेंगे, 1980 के आसपास की जो पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई थी, उन पुस्तकों में बहुत सारे जो स्वर, जो व्यंजन है उनमें, और वर्तमान में जो भाषा जो मुद्रित होती है पुस्तकों में, उसमें आप अंतर पाएंगे, बहुत सारे शब्दों में अंतर मिलेगा। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले कहा आपको कि भाषा बहता नीर है। भाषा जितना सरल, जितनी सरलता होगी भाषा में, जितनी आसान होगी भाषा, उतना ही उसका विकास होगा, उतना ही हम आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे जहां पर भ्रांति उत्पन्न होती है ऐसे शब्दों में, वहां पर हमारे भाषाविद उसको सरल बनाने का प्रयास करते हैं और भाषा का वही रूप जो है वो प्रचलन में आता है। तो इसे हम कहेंगे मानक भाषा। ऐसे ही एक शब्द है शुद्ध। शुद्ध शब्द है, ध जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसको सही रूप में, सरल रूप में जो है वो आप जानते हैं, द हलंत और ध, इस प्रकार से इसका जो रूप है वो बदलकर ये हो गया है। तो ये भाषा की सरलता है। भाषा जितनी सरल होगी, जितनी स्पष्ट होगी, उतना ही हम उसे और अधिक सीख पाएंगे। भाषा के बारे में हमारी जो सोच है, विशेष रूप से हिंदी भाषा के बारे में,
वो वर्तमान में केवल इतनी हो गई है कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके से संबंधित प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए भी हम थोड़ा सा भाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति गंभीर हो गए हैं। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम हिंदी भाषा के बारे में जानना हमने शुरू कर दिया है, हम उसमें रुचि ले रहे हैं। तो उसका रूप चाहे कुछ भी हो, आप देखिए आज जब शाहरुख खान कोई भी संवाद बोलता है तो वो करोड़ों रुपए एक विज्ञापन के कमा लेता है। अमिताभ बच्चन जब हिंदी में हाई करते हैं उसी में ही उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, और हम लोग हिंदी को इतना हीन समझ रहे हैं। हिंदी हो भारत की बिंदी, यही प्रयास हमारा होना चाहिए। भारत का भाल होना चाहिए हिंदी। यहाँ पर अन्य भाषाओं की मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हमारे रक्त की भाषा है, और जब हम अपनी भाषा में कुछ समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर, हमारे रक्त पर पड़ता है। जब हम किसी को हिंदी में नमस्ते कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, तो भाव आप समझ सकते हैं। और जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो क्योंकि जो भाषा माँ से बच्चा सीखता है वो उसके हृदय में बस जाती है, उसके मस्तिष्क में बस जाती है। तो यही प्रभाव है भाषा का। भाषाएं सभी बहुत श्रेष्ठ है, ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। भाषाएं सभी श्रेष्ठ हैं दोस्तों, लेकिन हिंदी के बारे में हम विशेष रूप से कहेंगे, इसे ही हम तकनीक की भाषा बनाएं। आगे बात आती है बोली की। दूसरा हमारा विषय है बोली। बोली जो है वो भाषा का एक सीमित क्षेत्र होता है, आपको पता है। आपने बचपन में सुना होगा, दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी आपने गांव में विशेष रूप से विवाह के अवसर पर बहुत से लोक गीत सुने होंगे, महिलाओं के द्वारा जो गाए जाते हैं। उनको आज लिपिबद्ध किया जा रहा है, लेकिन वो जो गीत है, लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, सांग है, ये सभी जो है परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में ही चले आ रहे हैं, और उनका जो क्षेत्र है वो सीमित है। तो इसलिए भाषा का जो ये रूप है ये बोली कहलाता है। भारत में 18 बोलियां जो है वो मुख्य रूप से प्रचलित है, 18 बोलियां। और बोली जब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाती है, छोटे बच्चे की तरह एक कदम बढ़ाती है जब आगे, तो उसमें थोड़ा बहुत साहित्य लेखन शुरू हो जाता है। वो उसका जो क्षेत्र है वो सीमित ही होता है, तो उसे हम उस दृष्टि में उपभाषा कहते हैं। बोली जब अपने आंचल से थोड़ा सा अपना मुखड़ा दिखाती है तो वो उपभाषा बन जाती है। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो अलग अलग वर्गों में विभाजित है। पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी नाम से स्पष्ट है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आप ये देखिए, ह के ऊपर यहां मैंने अनुस्वार लगाया है, तो ये मानक भाषा है। वास्तव में अगर हम हिंदी लिखते हैं, ये भी रूप अशुद्ध नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो इसके लिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का जो ये रूप है वो आपको बिल्कुल सही है। अगर वर्तनी से संबंधित मानक रूप आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी का, तो आप ये जो अनुस्वार लगा हुआ है इसे ही सुनेंगे। तो पूर्वी हिंदी में आपकी जो भाषाएं आ जाती हैं वो आ जाती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इन क्षेत्रों में, अवध क्षेत्र में, बघेलखंड में, छत्तीसगढ़ में जो भाषा का रूप प्रचलित है हिंदी का, उसे पूर्वी हिंदी के रूप में बांटा गया है। तो भारत जिस प्रकार कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले बानी, तो उसी के अनुसार हिंदी का क्षेत्र जो है वो अध्ययन की दृष्टि से भाषाविदों ने, शिक्षाविदों ने निर्धारित किया है। दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी
हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी भाषा आ जाती है। ब्रज में आपको पता है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। भ्रमर गीत की जब हम चर्चा करते हैं तो श्री कृष्ण गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में स्थापित किया जाता है तो वहां पर भाषा की सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसे ही तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में जब हम प्रभु राम की भक्ति करते हैं तो वहां अवधी भाषा का अपना ही एक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। रंगीलो राजस्थान, राजस्थान की जो संस्कृति है वो इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है और उसका भाषा पर भी प्रभाव पड़ा है। तो राजस्थानी हिंदी में मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये जो क्षेत्रीय बोलियां हैं ये उपभाषाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं। राजस्थानी हिंदी, उसके बाद आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी बिहार में जब हम जाते हैं या पूर्व क्षेत्र का बिहार का रहने वाला कोई भाई हमसे मिलता है या हम उनके पास जाते हैं तो वो जब बोलते हैं उनकी बोली में बड़ी स्पष्टता देखते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान, एक दृष्टिकोण बदल कर आप बात कर सोचेंगे तो वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, बड़े ही विनम्रता भाव से बोलते हैं। तो उनकी भाषा का जो रूप है वो मैथिली, मगही और भोजपुरी के रूप में हमारे सामने आता है। मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो मनोज तिवारी जी जब भोजपुरी में गीत गाते हैं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन भोजपुरी में जब गीत गाते हैं तो उसके भाव ही हम समझ पाते हैं, लेकिन उससे हमारा मन जो है बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। तो ये जो बोलियां हैं ये हिंदी की आत्मा है, ये हिंदी के विकास यात्रा में छोटे छोटे सोपान हैं जो आगे चलते रहते हैं और भाषा को विकसित बनाते रहते हैं। इसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली हिंदी जो है वो पहाड़ी हिंदी कहलाती है। इसमें आता है गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊं रेंज में, जो कुमाऊं क्षेत्र में आपका कुमाऊनी, और उसके बाद आता है हिमाचली। ये हिंदी की बोलियां हैं। इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी है। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको छांटकर लिखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या किसी भी इनमें से किसी भी एक विषय पर आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। तो उसके बाद विषय आता है हमारा लिपि। लिपि जो है वो होता है लिखने का तरीका। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, नग्न अवस्था में, जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो वो चित्रों के रूप में अपने भाव प्रकट करता था। आपने बहुत से स्थानों की यात्रा की होगी, आप अजंता एलोरा की गुफाओं में गए होंगे। वहां पर जो भित्ति चित्र होते हैं उनमें अलग अलग तरह के कुछ आपको इस तरह के आपको चिन्ह दिखाई देते हैं, इस तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं आपको, या आपको इस तरह के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, या आपको कुछ इस तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ये जो चित्र होते हैं ये भाषा का एक सांकेतिक रूप उसमें देखने को मिलता है।
लेकिन जैसे जैसे हमारी शुरुआत हुई सभ्यता की, वैसे वैसे आप जानते हैं भली भांति कि मनुष्य ने अपने कुछ लिपि चिन्ह निर्धारित कर लिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी भाषा स्वयं बनाने लगता है तो वो फिर भाषा नहीं रहती, वो खिचड़ी बन जाती है। एक ही स्थान पर उसी का अर्थ कुछ और होता है, दूसरे स्थान पर उसका अर्थ कुछ और होता है, इसलिए लिपि निर्धारित की गई। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका कहलाता है। तो जब हम किसी भाषा को लिपि चिन्हों में निर्धारित करते हैं तो वही लिपि चिन्ह उस भाषा का आधार बनता है। तो लिपि जो है, इसे हम अंग्रेजी में स्क्रिप्ट भी कहते हैं। हम ए लिखते हैं और उसी के साथ साथ हम अ लिखते हैं, हम बी लिखते हैं या ब लिखते हैं या अंग्रेजी में बी लिखते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि चिन्ह हमारे सामने आते हैं। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो आपको पता है देवनागरी लिपि है, और पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी को हम सामने देखते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा की बात करें तो रोमन लिपि हम इसको समझते हैं। तो लिपि में हम अपने विचारों को लिखित रूप देने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और वो ध्वनि चिन्ह व्याकरण की दृष्टि से मान्य होते हैं। लिपि चिन्ह किसी भी व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से विकसित नहीं किए जाते, समय के साथ भाषाविदों के ज्ञान के अनुसार उन्हें यथावत रखा जाता है। तो ये लिपि चिन्ह हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। केवल एक दृष्टि से बदलाव किया जा सकता है, जब किसी भाषा को पढ़ने में, लिखने में, सुनने में कोई समस्या आती है। क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत और हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषाएं हैं। जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही सुना जाता है, वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से लिपि चिन्हों का एक समान होना बहुत ही आवश्यक है।